बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वन शॉट के अंदर हम कंप्लीट चैप्टर को कवर करेंगे। आप सिंध से ताल्लुक रखते हैं, पंजाब से हैं, या फिर आप केपीके से हैं या बलूचिस्तान से हैं, सारे बच्चे यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम फॉलो करें आपका पीएमडीसी का सिलेबस। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है, हमने आप लोगों के लिए 15 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। आज हमारा 16वां चैप्टर है पीएमडीसी की बायोलॉजी कंप्लीट। अगर आप मुझसे और भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पहले क्या स्टार्ट किया जाए, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री। या मैंने पोस्ट भी लगाई है, वहां पर जाकर भी स्टूडेंट्स आप लोग मुझे बता सकते हैं कि फिजिक्स पढ़ाई जाए, केमिस्ट्री, जिसके ज्यादा वोट होंगे वो सब्जेक्ट को हम पहले पढ़ाएंगे। आप लोगों को कंप्लीट पीएमडीसी के सिलेबस की तैयारी हम करवाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों को बोला था कि हम बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, हमने आप लोगों को 16 दिन के अंदर वो कंप्लीट करवा दिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट लगी पड़ी है। जो जो बच्चे आज न्यू वीडियो को देख रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट कंप्लीट लगी हुई है, वहां से जाके अपने कॉन्सेप्ट को हासिल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो जो स्टूडेंट चैनल पे अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन के ऑप्शन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और एमसीक्यूज चाहिए, उसके लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दो को ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आप लोगों को मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा एक चैनल है टीच दुआ बायोलॉजी, आप लोगों ने उसे भी सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट हमारे पास है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अब कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल क्या होता है? सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आपके कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल क्या होता है। उसके बाद ही हम पीएमडीसी के अकॉर्डिंग टॉपिक्स की तरफ क्या होंगे, मूव ऑन होंगे। तो यहाँ पर एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा फेनोमेना होता है जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, हमारे पास जितने भी ऑर्गन सिस्टम है बॉडी के, वो साथ में काम करें और एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से सो स्टूडेंट्स रेस्पॉन्ड करें, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी चेंजेस जितने भी हो रहे बॉडी के अंदर, तो उन्हें जो कंट्रोल करता है डिफरेंट ऑर्गन को, और वो जो बोलता है, यानी डिफरेंट जितने भी हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उनको जो साथ में मिलकर काम करवाता है, वो हमारे पास क्या है, ब्रेन है। हमारा ब्रेन की सिंप्लीफाई बात करने वाले, तो ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है कि डिफरेंट ऑर्गन जितने भी हमारी बॉडी के सिस्टम है वहां पर मौजूद है, वो साथ में मिलकर काम करें और रेस्पॉन्ड करें अगर कहीं भी कोई चीज हुई है, एक्सटर्नली या इंटरनली जितने भी तब्दीलियां आए, तो सिंप्लीफाई हम उसे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें, तो हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी केमिकल कोऑर्डिनेशन। लेकिन इस बार हमारे पीएमडीसी के सिलेबस में केमिकल कोऑर्डिनेशन को कर दिया है डिलीट, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। बिना वजह आप लोगों के लिए हम बर्डन नहीं बनेंगे। इस वजह से जो जो इंक्लूडेड है हम सिर्फ वो ही पढ़ेंगे, क्योंकि पीएमडीसी के बाहर कोई चीज नहीं आती। याद रखिएगा, हम सिर्फ किसको पढ़ेंगे, नर्वस कोऑर्डिनेशन को पढ़ेंगे। इसको जरा आपने गौर से सुनना है बच्चों। ये चैप्टर आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेन में से और इसमें से काफी सवालात बनते हैं। मैंने ब्रेन इस वजह से पहले स्टार्ट नहीं करवाया, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा कि कौन रेस्पॉन्ड लेकर आ रहा है, कौन उसे रिसीव कर रहा है। अगर आपको इसका ना पता होता तो मुझे पढ़ाने में कोई मजा ना आता, और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने दूंगी कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो और मैं आपको पढ़ाती जाऊं, ऐसा नहीं होगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ द नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम के हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स है, जिसकी हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इन कंपोनेंट्स को आपने गौर से देखना है। पहला है रिसेप्टर, दूसरा है आप लोगों के पास न्यूरॉन, और तीसरा आप लोगों के पास है इफेक्टर। इन तीन चीजों को अच्छी तरीके से समझेंगे, पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखें, पहला आप लोगों के पास आता है रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर एक तरह का प्रोटीन होता है जो रिसीव करता है स्पेसिफिक स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब है सिग्नल। कोई भी बॉडी का सिग्नल है, अगर सिग्नल होगा, स्टिमुलाई होगा, तभी तो हमारी बॉडी काम करेगी। अगर बॉडी को कोई होगा ही नहीं स्टिमुलस, तो बॉडी
क्या फंक्शन करेगी, तो उसके पार्ट्स वहीं रुके रहेंगे। सो ऐसा रिसेप्टर एक ऐसा प्रोटीन होता है, याद रखिएगा, जो रिसीव करता है स्टिमुलाई को, यानी कि रेस्पॉन्स जो आया है बॉडी का कि ये काम करवाना है, उसको रिसीव कौन करेगा, रिसेप्टर करेगा। उसके बाद सिग्नल की मदद भी कौन करता है, आपका रिसेप्टर करता है। उसके बाद आप लोगों के पास है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स होते हैं। ये जो स्टिमुलस आया है इसे आगे रिसीव कौन करेंगे, आपके न्यूरॉन। न्यूरॉन स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो रिसीव करते हैं किसको, और फिर आगे ट्रांसमिट करते हैं किसको, नर्व इम्पल्स को। फिर आगे वो ब्रेन तक भेजेंगे नर्व इम्पल्स को कि ये काम करवाना है। जैसा कि स्टूडेंट कभी कभी ऐसा होता है, हमारे सामने पड़ी होती है हॉट चीज पड़ी होती है, हॉट चीज पड़ी होती है, तो सडनली अचानक से हमारा क्या लग जाता है, उसके ऊपर हाथ लग जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर हैंड, दिस इज योर हैंड, फॉर एग्जाम्पल ये हैंड जो है वो इस हॉट चीज को लग गया। सो एक सेकेंड तो स्टूडेंट्स हमें पता ही नहीं चलता, एक सेकंड तो स्टूडेंट्स हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा हाथ जल गया है। सो हमें कैसे पता चलता है बच्चों, इस काम में आपका ब्रेन इतनी जल्दी आप लोगों के ब्रेन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती। सो उसी वक्त ये मैं आगे पढ़ाऊंगी कि ब्रेन का इस काम में कोई, ब्रेन का ये काम में कोई नहीं है, ब्रेन इसको कोई रेस्पॉन्ड नहीं करता। इसके बॉडी के कोई और पार्ट है जो अचानक से अपने हाथ को जल्दी जल्दी बता देते कि तुम्हारा हाथ जल रहा है, इसको हटाओ। तो इस तरीके से इसमें ब्रेन का कोई भी फंक्शन नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, ये कोई और ही कराता है। ये सवाल का जवाब मैं आपको आगे देती हूँ, इस वजह से मैंने ये सवाल रखा कि आप इसके बारे में सोचते रहें और चैप्टर आप लोगों को क्लियर होता रहे ऐसे। उसके बाद ये जो आगे जो नर्व इम्पल्स को रिसीव करेंगे वो आप लोगों के पास क्या होंगे, न्यूरॉन होंगे। न्यूरॉन की कंप्लीटली स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है इफेक्टर। इफेक्टर क्या होता है, मसल ग्लैंड्स होते हैं, मसल ग्लैंड होते हैं जो रेस्पॉन्स को, जो हमारे पास रेस्पॉन्स होता है नर्व इम्पल्स का और हार्मोन का, वो कौन कंट्रोल करता है, आपका इफेक्टर। इफेक्टर रेस्पॉन्ड करता है। फिर इफेक्टर कहता है कि किस तरीके से मसल्स को, क्योंकि ये रिसीव कर लिया है नर्व इम्पल्स को किसने, न्यूरॉन ने। अब आगे जो इफेक्टर है वो मसल्स ग्लैंड्स को बोलेगा कि तुमने ऐसे काम करना है, ये वाली चीज को ऐसे चलाना है, ऐसे करना है। सो इस वजह से मसल्स ग्लैंड और रेस्पॉन्स जो नर्व इम्पल्स है, फिर बॉडी रेस्पॉन्स भी करती है कि अब हार्मोन रिलीज करना है। ऐसे कि मेल है, या फिर अगर बात करें फीमेल की, तो मेल जो है, मेल उसके अंदर आपको पता है स्पर्म बनता है, वो फीमेल के अंदर क्या बनता है, ओवम बनता है। ऐसे ही बच्चों जो अगर हम एक फीमेल की बात करें, तो जब फीमेल छोटी होती है, बच्ची छोटी होती है, तो उसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मैं अगर बात करूं, जो उसका पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या होता है, इनएक्टिव होता है। वो जैसे ही बच्ची जो है वो 12 साल की हो जाती है, तो उसका पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और फिर याद रखिएगा आपका ब्रेन, आपका ब्रेन, मैं यहाँ पर पूरी आपको हिस्ट्री बताती हूँ, थोड़ा देखिएगा। यहाँ पर ये क्लियर हो गया ना, आगे चैप्टर पढ़ना हलवा हो जाएगा। प्लेट में डाली हुई होंगी चीजें, आपने सिर्फ चमची से उठाकर उसके खाना है। कैसे खाना है वो मैं बताती हूँ, तरीका मैं बताऊंगी आप लोगों को। आप लोगों ने गौर से देखना है, बोर्ड सब क्लियर नजर आ रहा है आप लोगों को। अब देखें, जब बच्ची छोटी है तो उसका पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव है। जैसे ही बच्ची बड़ी हुई तो उसका पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो गया मेरे बच्चे, एक्टिव हो गया। क्या हो गया, एक्टिव हो गया, जब बच्ची जैसे ही बड़ी हो गई। सो याद रखिएगा, जैसे ही वो बच्ची 12 साल की होगी तो उसका पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा। वो क्या बोलेगा, वो एक हार्मोन रिलीज करेगा, एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है LHS। ये वाला जो हार्मोन है इसे क्या करेगा, एक सिग्नल को क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये चीज आपने याद रखनी है। ल्यूटेनाइजिंग जिसे आप क्या बोलते हैं, हार्मोन कहते हैं। फिर वो रिलीज करेगा, वो सीधा स्टूडेंट जाएगा, फीमेल की जो ओवरी होती है, उस बच्ची की जो ओवरी होती है, ओवरी होती है आप लोगों को पता है, ओवरी को जाके बोलेगा अब तुम
एक्स्ट्रोजन को रिलीज कर दो। ये भी कौन, आपके बॉडी फंक्शन को कौन चला रहा है, आपका ब्रेन चला रहा है। एक्स्ट्रोजन को बोलेगा, एक्स्ट्रोजन उस पर एक्टिव हो जाएगा जो कि फीमेल के अंदर रिलीज होता है। फिर एक्स्ट्रोजन बोलेगा मैं इसकी मौजूदगी में, एलएच की मौजूदगी में काम नहीं कर सकता, मैं काम नहीं कर सकता, तुम इसको बंद कर दो। तो वहां से ब्रेन एक और हार्मोन रिलीज करेगा, यहाँ से ब्रेन एक और हार्मोन रिलीज करेगा। सो याद रखिएगा, फिर उस हार्मोन के रिलीज होने से और ज्यादा फिर फंक्शंस क्या होते जाएंगे। ये मैं आपको सारा पढ़ा चुकी हूँ रिप्रोडक्शन के अंदर। इनको भी कौन कंट्रोल करता है, फीमेल, ओ सॉरी ब्रेन कंट्रोल करता है, सॉरी देखिएगा। अब जैसे बच्चों फीमेल बड़ी हो जाती है, आपको पता है 12 साल की एज के बाद उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो जाती है। फिर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती कब है, आप लोगों को पता होगा 55 ईयर्स तक। क्यों? क्योंकि उसकी ओवरी के अंदर फीमेल की फॉलिकल क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इस वजह से मेंसेस उसके बंद हो जाते हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, आप लोगों का ब्रेन। उसके बाद बच्चों वो क्यों चलते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला के हुक्म से चलते हैं। सो एक होता है कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि फीमेल की ओवरी के अंदर होता है, कॉर्पस ल्यूटियम। अब जो कॉर्पस ल्यूटियम है, अगर वहां पर स्पर्म नहीं आया, यानी कि कोई उसकी मैरिज वैरिज नहीं है, स्पर्म नहीं आया, तो दोबारा से उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथली स्टार्ट हो जाती है। जैसे 1 से 14 डेज तक, फिर 28 डेज तक, ऐसे मतलब कि चलती रहती है। अगर स्पर्म आ गया है तो कॉर्पस ल्यूटियम में क्या हो जाएगी, याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। सो इस तरीके से इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ये भी बहुत ज्यादा हिस्ट्री है। अब मेल जो है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, इसका स्पर्म भी कुछ ऐसे नहीं बनता। ये स्कॉटियम जो होती है एक तरह की थैली, इस तरह के स्ट्रक्चर में बंद होता है। यहाँ पर जो मेल है उसके क्या होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं। कुछ क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर होती है। हाँ, इसका जो वेट होता है वो 24 ग्राम। अगर वो बहुत ज्यादा सेटमेंट है तो इसकी ये जो चीज है ये थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, सही, थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। इसका जो यूरिन जहां से वो करता है, इसका साइज थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, या ये पाउच थोड़ा और मोटा भी हो सकता है। सो इस तरीके से ये डिपेंड करता है हर चीज के ऊपर। सो इस तरीके से मेल के अंदर भी स्पर्म ऐसे ही नहीं बनता है, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर इस तरीके से बनता रहता है, फिर जाके फीमेल की बॉडी में जाता है, फिर इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। इसको भी कौन कंट्रोल करा है, आपका ब्रेन। ये हिस्ट्री मैंने इस वजह से आपको बताई है ताकि आपको पता चल सके आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, आपके ब्रेन का आप लोगों की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा क्या है, एक तरह का कंट्रोल है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो, ये याद रखिएगा सब कुछ। आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बातें इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं और आगे सीखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ द रिसेप्टर ऑन द बेसिस ऑफ द स्टिमुलाई। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द रिसेप्टर ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन। बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको परेशान करने के लिए इसमें से कहीं से भी 2-3 एमसीक्यूज आ सकते हैं। देखिए बच्चों, क्या पता ज्यादा सवाल आपके ब्रेन में 2 एमसीक्यूज आए या फिर एक है, न्यूरॉन में भी एक है या फिर 2 है। जैसे इसमें से सवाल आ गए तो फिर आप क्या करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ेंगे जिससे आपका नुकसान हो, बाद में आप कमेंट में आके सीट लेकर हमें दुआएं दें। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ द रिसेप्टर ऑन द बेसिस ऑफ द स्टिमुलाई। ये जितने भी मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे 5, इसके अलावा आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा क्योंकि सारी मैंने चीजें यहाँ पर लिख दी। इसके अलावा कोई पॉइंट जानने की जरूरत नहीं। एक है कीमो रिसेप्टर, एक है मकेनो रिसेप्टर, एक है फोटो रिसेप्टर, एक है नोको रिसेप्टर और दूसरा थर्मो रिसेप्टर। अब हम इसको ड्राइव करते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। पहला आप लोगों के पास है कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर एक ऐसा रिसेप्टर होता है जो आए हुए सिग्नल को क्या करता है, स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने सेंट पड़ा हुआ है और किसी ने वो सेंट लगाया हुआ है, सो उसमें से हमें क्या आएगी, खुशबू आएगी। क्या आएगी, खुशबू। यही साइड पे एक बंदा है जो अपनी जुराबें उतार दे, अपने सॉक्स उतार दे, तो आपको कौन सी स्मेल आएगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा है वो अपने क्या उतार दे, सॉक्स उतार दे, तो सॉक्स उतारने से आप लोगों को क्या आएगी, स्मेल। इसे आपको डिटेक्ट कौन कराता है, ये आपको होता है कीमियो रिसेप्टर, जो डिटेक्ट कराता है कि कहाँ से खुशबू आ रही है और कहाँ से स्मेल आ रही है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल गली में कोई कचरा पड़ा हुआ है, आप सामने से गुजरते हैं तो आपको खुशबू आएगी क्या? नहीं, स्मेल आएगी। ये भी कीमो रिसेप्टर आपको बता रहा है। सामने किसी के घर बिरयानी पकड़ी हो तो आपको क्या आएगी? खुशबू आएगी, जो जिसको वो चीज पसंद होगी। सो ये हमारे पास क्या है? इसको भी कौन सेंस करवाता है? कौन सेंस करवाता है? आपका कीमो रिसेप्टर करवाता है। उसके बाद याद रखिएगा, कीमो रिसेप्टर को दूसरा ऑल्फैक्टिव रिसेप्टर भी कहते हैं। ये एमसीक्यू आपने याद रखना है। उसके बाद है डिटेक्ट टेस्ट ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्सीजन एंड ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड। बच्चों ये डिटेक्ट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक, मैं यहाँ से थोड़ा सा ये यहाँ पर लिख, आपके सामने कोई जो गोश्त है वो टिक्का बना हुआ है और दूसरी साइड बिरयानी पकी हुई है, तीसरी साइड मैक्रोनी पकी हुई है। सो स्टूडेंट्स सबका क्या होगा? अलग अलग टेस्ट होगा और आपको ब्रेन सेंस देगा कि इस वक्त आप टिक्का खा रहे हो, इस वक्त आप बिरयानी खा रहे हो, तीसरी बार आप मैक्रोनी खा रहे हो। ये कौन टेस्ट करके बताता है? अगर कोई बेकार चीज पकी है, पकाते पकाते किससे जल गई है, तो आपको कौन बताएगा? आपका कीमो रिसेप्टर बताएगा। उसके बाद है ये कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कहीं कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कहीं कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज बढ़ ना जाए। सो ये भी ब्रेन को कौन बताता है? कीमो रिसेप्टर बताता है। कहीं अमाइनो एसिड्स की तादाद कम ना हो जाए, फैटी एसिड बॉडी में बढ़ ना जाए। और ये जो है ये हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं, आपके नेसल एपिथेलियम के अंदर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज याद रखिएगा। उसके बाद ये टंग के अंदर, इन तीन चीजों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास है मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर एक ऐसा रिसेप्टर होता है जो डिटेक्ट करता है स्टिमुलाई ऑफ टच। फॉर एग्जाम्पल कोई बाहर से आपका भाई आ गया, या आपकी फ्रेंड आ गई, या फिर आपका कजन आ गया, सही, इनमें से कोई भी आ गया, या आपका फादर आ गया, कोई भी आ गया, या आपकी मदर आ गई, कोई भी आ सकता है। तो किसी ने आपको उसी वक्त टच किया, तो आपको उसी वक्त कैसे पता चलेगा कि किसी ने मुझे टच किया है? ये कौन बताता है? मैकेनो रिसेप्टर बताता है। आपको प्रेशर ऑफ हेयरिंग, आपको पता चलता है कि इस वक्त अब मेरे कान थक गए हैं, हेयरिंग कर करके मुझे सो जाना चाहिए, क्योंकि आपका ब्रेन मल्टीपल किसी किस्म की आवाजें सुनता है। आप कभी किस टीचर के पास पढ़ते हैं, कभी किस टीचर के पास पढ़ते हैं, इससे आपका ब्रेन जो है वो सही काम नहीं करता। आपको एक ही टीचर को फॉलो करना चाहिए, बिना वजह अपना दिमाग खराब मत करें। उसके बाद है एक है मेसिनर कॉर्पसल, उसके बाद है पेकिना कॉर्पसल और बैरो रिसेप्टर, इनके अंदर ये प्रेजेंस होते हैं। उसके बाद है फोटो। फोटो का मतलब तो बच्चों लाइट ही होता है, लाइट को डिटेक्ट करने वाला रिसेप्टर आपकी आईज होती हैं, जो जो आपको बताती हैं, जैसे कि अभी फेवर चल रहा होता, सो मेरी आंखों में लाइट पड़ती, मैं आप तो अभी भी मेरे बाहर से लाइट आ रही है, पड़ रही है, तो मैं चीजों को देख पा रही हूँ कि मेरे साइड अलमारी प्रेजेंट है, मेरे साइड काफी चीजें प्रेजेंट है, तो मुझे पता चल रहा है। सो क्या लाइट के रिसेप्टर जो आपको डिटेक्ट करवाते हैं, जैसे डिटेक्ट स्टिमुलाई ऑफ लाइट, जैसे कि ये प्रेजेंट होते हैं आपके रेटिना। रेटिना क्या होता है? जहां पर आपकी इमेज बनती है। रेटिना पर आपकी इमेज क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल ये रेटिना है, रेटिना पर आपकी इमेज याद रखिएगा फॉर्म होती है। आई वाला टॉपिक आपके सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, पीएमडीसी के अंदर, तो हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद स्टूडेंट देखें, फॉर एग्जाम्पल ये आई है, यहाँ पर क्या बन रही? इमेज। बच्चों इमेज जो है अगर रेटिना से पीछे बन जाए तो भी आपको सही दिखाई नहीं देगा, अगर रेटिना से आगे बढ़ जाए तो भी आपको सही दिखाई नहीं देगा। इससे आपको दो बीमारियां होती हैं। मैं थोड़ा सा रिव्यू करवा दूं, क्या पता इसमें से एक सवाल आ जाए, वैसे आता तो नहीं है, फिर भी आप सुन लें। एक लाइट, एक लॉन्ग साइडनेस, एक शॉर्ट साइडनेस। साइडनेस स्पेलिंग में थोड़ा हो जाए तो आपने एडजस्ट कर लेना है स्टूडेंट, में जल्दी जल्दी लिखनी हो। जो शॉर्ट साइडनेस है और लॉन्ग साइडनेस, किसी को दूर से नजर नहीं आता, किसी को करीब से नजर नहीं आता। आप लोगों के पास दो तरह के लेंस होते हैं, एक आप लोगों के पास कॉनकेव लेंस होता है, एक इस तरीके से, ये क्या है स्टूडेंट, इस तरीके से नीचे से पतला ही होता है, इस तरीके से। ये आपके पास क्या है? कॉनकेव लेंस है, और ये आप लोगों के पास क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। सो इतना बस आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि रेटिना, और एक होते हैं रोड सेल, एक होते हैं कौन सेल।
कुछ जो है वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। रोड एंड कॉन सेल आप लोगों के प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर भी। उसके बाद है नोकियो रिसेप्टर जो डिटेक्ट करते हैं पेन स्टिमुलाई। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे थे, आपको चोट लग गई, अब जो आपको फील करवाते हैं कि आपको इस जगह पे दर्द हो रहा है, वो कौन है? नोकियो रिसेप्टर। उसके बाद ये प्रेजेंट होते हैं आपकी स्किन में। फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी टंडो गुलाम अली के अंदर सुना था हमने कि एक एक्सीडेंट हुआ है। उस एक्सीडेंट के अंदर एक बस जा रही थी, सामने से एक ना वो जो क्या बोलते हैं जी एक बेंस आ गई, तो वो बेंस को बचाते बचाते उन्होंने जो बस थी वो दरख्त में जाके लगी। ऊपर जितने भी आदमी बैठे हुए थे, अंदर बैठे हुए थे, आगे वाले सारे आदमी मर गए। किसी की आंखें निकल गई, किसी के पाँव टूट गए, किसी का दर्द टूट गया। ये कुछ 2 दिन पहले ये एक्सीडेंट हुआ है। ये बहुत ज्यादा दर्दनाक है। इसमें जो आज सारी बस के लोग मर गए, सिर्फ एक ड्राइवर बचा, उसकी भी पसलियां वसलियां टूट गई, और जिन्होंने जंप लगा दिया वो बच गए, बाकी अंदर वाले सारे मर गए। कुछ उसमें टीचर्स भी थी और उनको इंटरनल ब्लीडिंग हो गई क्योंकि वो पीछे बैठी थी। इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, अच्छी खासी अमीर थी, अब वो वहां पे एडमिट है और कोमा के अंदर है। दुआ कीजिएगा वो सही हो जाए, बाकी वहां पर कुछ भी नहीं बचा, बस सारी ऐसे प्रेस हो गई। सो बच्चों, जिनका दर उतरा होगा, और एक जो बंदा है वो उसके वैसे ब्रेन जो था वो सही काम कर रहा था, लेकिन इतना हिस्सा बचा था, नीचे वाला हिस्सा वहीं कहीं गिर गया था। उसके पेरेंट्स वेरेंट्स उससे मिल गया है, वो बेचारा पूछता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, जब वैसे वो सही था, जैसे उसने अपने नीचे देखा कुछ है नहीं, उसी वक्त मर गया। इस तरीके से बच्चों हादसा हुआ। तो इस तरीके से बच्चों स्किन फट जाए, टांगे टूट जाए, दिस इज वेरी 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 बैड। ये पता नहीं अल्लाह ही बर्दाश्त कर रहा है। और ज्वाइंट इंटरनली ऑर्गन, तो इस तरीके से ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है थर्म। थर्म का मतलब होता है हीट, आपको मैंने बताया था, हीट को चेक करने वाले रिसेप्टर। उसके बाद ये डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई जैसे कोल्ड वार्म, यहाँ पर ठंडी गर्मी इसको बताते हैं। उसके बाद ये फाउंड होते हैं आपकी स्किन के हाइपोथैलेमस के, स्किन और हाइपोथैलेमस के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, इसको आपने कॉपी कर लेना है, या आपके टेस्ट के अंदर ये एमसीक्यूज लाजमी आएंगे। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज सेकंड नेम ऑफ कीमियो रिसेप्टर। तो ऑप्शन ए में आपको दिया जाता है आउल फैक्ट्री बल्ब, सॉरी आउल फैक्ट्री रिसेप्टर। सेकंड में आप लोगों को दिया जा सकता है मकेनो रिसेप्टर। सी में आपको बोथ, डी में आपको नन। तो आपको पता होगा तो आप इजिली डन कर सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि मैकेनो रिसेप्टर किस किस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक तो मेसेनर कॉर्पसल, पैसिनन कॉर्पसल, बैरो रिसेप्टर। ये आपको 2 ऑप्शन इसमें से दिए जाएंगे, बोथ का ऑप्शन होगा, और एक और ऑप्शन भी हो सकता है, तो आपने बी प्रिपरेशन लेना है मेरे बच्चे। उसके बाद फोटो रिसेप्टर को भी आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, ये क्या डिटेक्ट करता है, क्या होता है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये रेटिना के अंदर प्रेजेंट होता है, सारा याद रखना है। उसके बाद ये प्रेजेंट याद रखिएगा, इसका बहुत बार सवाल आता है न्यूक्लियो रिसेप्टर का। उसके बाद थर्मो रिसेप्टर की हिस्ट्री भी आपने याद रखनी है। अब आप आगे चलते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ द रिसेप्टर ऑन द बेस ऑफ द लोकेशन, कि कौन कौन से किस्म के रिसेप्टर है जो कि लोकेशन की बुनियाद पर है। सही, हमने पहले डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ द रिसेप्टर ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई। अब लोकेशन पर देखने वाले, ये सवाल आपके एमडी गेट के अंदर 2-3 बार आ चुका है कि सेंसरी मॉड्यूलेटिस क्या होती है। काफी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था, 90% लोगों को वो गलत लगा कर आए थे। सो आप सीख लें, शायद इस बार भी आ जाए। एक है प्रो रिसेप्टर, एक है एस्ट्रो रिसेप्टर, एक है इंट्रो रिसेप्टर। ये 3 टाइप के आप लोगों के पास क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। इसके बाद पहला अगर देखें तो ये डिटेक्ट करते हैं बॉडी की पोजीशन को, कि आप इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं, आप बैठे हैं, खड़े हैं, या फिर आप लोग याद रखें कहीं जा रहे हैं। तो ये बॉडी की पोजीशन को डिटेक्ट करें कि इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं। वो कौन है? प्रोफेरो रिसेप्टर। बच्चों, आप कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसा कि मैं यहाँ मूवमेंट कर रही हूँ, मैं यहाँ मूवमेंट कर रही हूँ, मैं आप लोगों के इधर आ रही हूँ, कैमरे के पास खड़ी हूँ। सो इस वजह से ये मुझे कौन बता रहा है? प्रोपेरो रिसेप्टर मुझे सेंस करवा रहे हैं ये कहाँ मौजूद है, मेरी मसल के अंदर। ये देखिए, मैं अपने हैंड को कब मूव करा रही हूँ, मैं कभी ऐसे, मैं कभी ऐसे।
ये मूवमेंट और ये टेंडन और मसल्स के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं प्रोफेरो रिसेप्टर। उसके बाद हमारे पास है एक्स्ट्रो रिसेप्टर। एक्स्ट्रो रिसेप्टर एक ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं आउटसाइड स्टिमुलाई, बाहर के साइड स्टिमुलाई को डिटेक्ट कौन करते हैं, एक्स्ट्रो रिसेप्टर। जैसा कि ये मौजूद होते हैं आपकी जुबान में। जुबान रिश्ते बनाती है, जुबान रिश्ते तोड़ती है, जुबान इज्जत बनाती है, जुबान नीचे गिराती है, जुबान बात बनाती है, जुबान बात बिगाड़ती है, जुबान ही एक वर्ड से दूसरों का दिल तोड़ देती है। तो ये क्या है, ये लेसन में कहीं लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा था, ये सिर्फ अल्लाह ताला ने बोला है गोश्त का बेहतर इंतहाई टुकड़ा है जो मैंने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दिया और उसके आने वाले पहले नबियों को दिया। ये इतना बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है, खुदा ने ये तुम्हारे इख्तियार में दी है, तुम्हें बिजनेस करवाने के लिए, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। ये किसने दी है, तुम्हें खुदा ने दी है, तो इसका अच्छी तरीके से हमें यूज करना चाहिए। सो ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये लाइट को भी सेंस करते हैं, उसके बाद ये साउंड को भी सेंस करते हैं। जैसा कि सामने किसी की शादी है, उसने स्टूडेंट इको चलाया हुआ है, कौन सा गाना लगा हुआ, तेरी मेरी लगा हुआ है, या फिर अब हमारा नए गाने निकले हमने वही लगाया दिल, या फिर शीशा आँखें में आंख, ये पता नहीं क्या क्या स्टूडेंट लगाए होते हैं बाहर लोगों ने। तो इस तरीके से ये न्यू गाने हैं। तो ये साउंड अगर ज्यादा आ रहा है, कहीं से स्टूडेंट नॉइज आ रही है, तो उसको भी ये क्या करवाते हैं, डिटेक्ट करवाते हैं। ये फिजिक्स में जा रहे हैं टॉपिक, ये फिजिक्स में एक टॉपिक है इक्वेस्टिक के नाम से, क्लास फर्स्ट ईयर में जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सारी फिजिक्स। उसके बाद एमडीके के लेक्चर्स भी कुछ अपलोड किए, लेकिन हम दोबारा से आप लोगों के लिए पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद फिजिकल ऑप्टिक्स के अंदर भी पूरा इसी का ही जिक्र है, ये कुछ उसके अंदर जा रहे हैं, और कुछ ये रिलेट कर रहा है आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन से। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये फीमेल को भी टेस्ट कराते हैं, और ये टेस्ट कहीं यहाँ बिरयानी वरयानी ये तो हो गई है, तो ये इसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, फाउंड इन ये सेंस ऑर्गन में मदद देते हैं। इंटर रिसेप्टर भी डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई को, लेकिन ये एमसीक्यूज आ सकता है कि कौन से आउटसाइड, ये बच्चों याद रखिए इनसाइड बॉडी के। ये प्रेजेंट होते हैं ब्लड प्रेशर कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा, कहीं कम तो नहीं हो रहा, पीएच कहीं, पावर ऑफ हाइड्रोजन कहीं बढ़ या कम नहीं हो रही, या ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है या कम हो रहा नहीं हो, तो ये सारा उसको चेक कराते हैं और आपको बताते हैं। उसके बाद है सेंसरी मॉड्यूलेटर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेशन बॉडी कैन डिटेक्ट थ्रू अ सेंसरी रिसेप्टर। वो जो डिफरेंट टाइम के काम को आप एक ही वक्त में करते हैं, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल कोई मिस है या मैं हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल कोई कॉलेज वाले टीचर है, या फिर आप जहाँ तैयारी करें वहां वाली, तो वो क्या कर रही है, वो आपको लेक्चर दे रही है, और डिफरेंट टाइप पे आप बाहर की आवाजें भी सुन रहे हैं, उसके बाद डिफरेंट वक्त पे आप उसका लेक्चर भी नोट कर रहे हैं, उसी टाइम में आप लोग उसका लेक्चर भी सुन रहे हो, उसी टाइम में बाहर की टीचर आ रही है, अब उसकी आवाजें भी सुन रहे हो, तो एक टाइम में आप कितने सारे काम करते हो, तो वो सेंसरी मॉड्यूलेटर्स आप लोग उसे बोलते हैं। मैंने आपको इजिली जुबान में समझा दिया, इसे आप लोग क्या बोलते हैं, सेंसरी मॉड्यूलेटर्स कहते हैं। ये डिटेक्ट करना डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेशन जो बॉडी के अंदर होती है। नहीं एक गाना गाया था, पता नहीं कौन सी थी, अलीना आमिर, सेंसेशन होती है, थरथराहट, पता नहीं क्या क्या, आगे मुझे तो समझ ही नहीं आता, मैंने कभी गौर, ये जो अलीना आमिर है, ये टिकटॉकर है जो कि वायरल है, सरसराहट थरथराहट पता नहीं क्या क्या बोलती है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये तो हमारी बॉडी की सेंसेशन है। सो ये डिटेक्ट करती है किसको बच्चों, सेंस करने वाले रिसेप्टर के अंदर। सो इसको आप लोग देख लें, एक पॉइंट भी अगर कॉपी ना किया तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मुझे याद रखिएगा, आज हमारी जर्नी का आखिरी दिन है, क्योंकि हमारे सारे चैप्टर अपलोड हो चुके हैं। मैंने आप लोग के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, एक दिन में सुकून से नहीं बैठी, सुबह को शाम तक मुझे 4 बज जाते हैं, उसके बाद 5 से 6 ये आप लोगों के लिए मेहनत चली, सिर्फ आप लोगों के लिए। उसके बाद तो वैसे भी मैं फारिग हो जाऊंगी, अगर आप चाहोगे तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी, वरना फिर मैं कभी कभी कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ा दिया करूंगी, जैसे कि सडनली लेक्चर्स। तो अगर आप चाहेंगे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी इतनी और आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सके, तो आपने मुझे कमेंट में बताना कि मैं आप लोगों को वो 2 सब्जेक्ट भी पढ़ा दूंगी। स्टूडेंट्स जो भी मैं चीज लिखती हूँ, मैं बहुत रिसर्च करती हूँ, ये मेरी पहले की पता नहीं कितनी एमडी गेट की रिसर्च है। तो मेरा पहले से था कि मुझे स्टूडेंट्स बोले पहले मैं बायोलॉजी पढ़ाऊं, फिर मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री, इनमें से आप जो बोलेंगे वो आपको पढ़ा दिया जाएगा।
फ्री में, कोई पैसे नहीं है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वहां से चैनल को ज्वाइन करें और हमारा टीच दुआ बायोलॉजी को भी लाजमी सपोर्ट करें। इतने दिन हो गए मैं उसी चैनल को तो भूल ही गई, सिर्फ आप लोग के लिए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लें, और किसी ने अगर अपना स्टूडेंट्स है वो मेडिकल के बाद अपना चैनल खोलना चाहता है तो एक हमारा स्किल का चैनल है डियर दुआ, आप वहां सब्सक्राइब करके वहां से हमसे सीख कर सकते हैं। मैंने 1 साल हो गया उसके ऊपर भी स्टूडेंट्स काम नहीं किया, तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, आप लोगों को स्टडी करवा रही हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं बचा मेरे पास। तो ये चीजों को हमने याद रखना है। अब आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, कि न्यूरॉन जो है उसकी स्ट्रक्चर क्या है। आपके एमडीकेज के अंदर इंक्लूडेड है, पीएमजी सिलेबस के अंदर, तो इसे ध्यान से समझिएगा, नॉट मिस। इसकी हर एक चीज मैं आपको समझाऊंगी, कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को वैसे ही रेडियली बताऊंगी। देखिएगा स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्पेशल सेल होते हैं, स्पेशल सेल जो कि नर्व सिस्टम से जनरेट करते हैं नर्व इंपल्स को, नर्व इंपल्स यानी सिग्नल को सीक्रिएट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। आपको पता है आपके ब्रेन के 2 बड़े सिस्टम होते हैं, एक सीएनएस और दूसरा पीएनएस, सेंट्रल नर्व सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्व सिस्टम। तो याद रखिएगा, हमने अभी डिस्कस किया था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में एक नर्व सिस्टम होता है और दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है, लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम इंक्लूड नहीं है तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। बच्चों, न्यूरॉन एक तरह के स्पेशल सेल होते हैं जो कि नर्व सिस्टम से जनरेट करते हैं। नर्व सिस्टम से क्या जनरेट करते हैं, आप बोलेंगे नर्व इंपल्स को जनरेट करते हैं, सिग्नल्स को जनरेट करते हैं, उसे सिंपलीफाई हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। ध्यान से, गौर से, कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा। देखिए, अब हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को एमडीगेट में 13% डायग्राम आती हैं। दिस इज मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। स्टूडेंट्स, आप ये बाहर वाली स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि जो न्यूरॉन में निकली हुई है। देखें हमारे बच्चे, आप ये बाहर वाली स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कि न्यूरॉन से बाहर निकली हुई है। जैसे कि दरख्त जो है उसकी शाखें कुछ ऐसे निकली होती हैं, ऐसे निकली होती हैं, फिर उसके ऊपर हमारे फ्रूट्स लगे होते हैं, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, जितने भी फ्रूट्स हैं वो लगे होते हैं। ध्यान से समझिएगा, कंसंट्रेशन के साथ समझिएगा। ये जो बाहर शाखें न्यूरॉन की निकली हुई है इसे हम लोग क्या बोलते हैं माय बच्चे, इसको सिंपलीफाई हम बोलते हैं डेंड्रॉइड्स। सिंपलीफाई हम इसे क्या बोलते हैं, डेंड्रॉइड्स कहते हैं। अब ये डेंड्रॉइड्स क्या होते हैं, न्यूरॉन के शूट, छोटे से पतले से एक तरह के बंडल्स होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे बंच ऑफ कीज इंग्लिश के अंदर, यानी कि चाबियों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा आप लोगों ने ये समझा होगा। जरा गौर से यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, ये भी बिल्कुल ऐसी तरीके से पतला से क्या है, बंडल से। यहाँ पर देखिए कितनी सारी, एक शाखों में कितनी सारी शाखें निकल रही हैं न्यूरॉन की, ये देखिए कितनी सारी शाखें निकल रही हैं, आप लोग यहाँ से देखें कुछ इस तरीके से। इनको सिंपलीफाई आप क्या बोलते हैं, ये जो निकली हुई हैं इनको आप डेंड्रॉइड्स बोलते हैं। याद रखिएगा, सवाल भी आ सकता है कि डेंड्रॉइड्स क्या होते हैं, शूट्स थिन क्या होते हैं, बंडल्स होते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया, आई होप माय बच्चे। उसके बाद बच्चे, आप न्यूरॉन की ये वाली स्ट्रक्चर डॉटेड डॉटेड तरीके से देख रहे हैं। देखें, आप न्यूरॉन की ये वाली स्ट्रक्चर देख रहे हैं, डॉटेड डॉटेड तरीके से आप लोग देख रहे हैं। इसको सिंपलीफाई बच्चे आप बोलते हैं सेल बॉडी। ये एमडीगेट में एक बार आया था कि सेल, मैं कहां पर लिखूं कि गंद ना बच जाए, यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिख देते हैं इसको मिटाकर, सेल बॉडी इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, वो सारे ऑप्शन थे, हमने याद रखना है। सेल बॉडी को आप दूसरा साइटोन भी कहते हैं, जो कि आपको देखें डॉटेड डॉटेड क्या दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर, इन्हीं डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर को आप लोग क्या बोलते हैं, सेल बॉडी कहते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा होगा आपका एक सेल होता है, सेल के अंदर 15 किस्म की
ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैं सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिटेल में पढ़ाकर आ रही हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होती है, लाइसोसोम होते हैं, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स कैसे होते हैं, जो इस तरीके से, जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ऐसे ही बच्चों, ये जो न्यूरॉन है, इसके अंदर भी डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग है आपके सेल से। इसको सिंप्लीफाई आप कहते हैं नेजल ग्रेन्यूल्स। वैसे सेल के हिसाब से ये राइबोसोम्स होंगे, लेकिन न्यूरॉन के हिसाब से इसे हम नेजल ग्रेन्यूल्स कहेंगे। इतना आप लोगों को क्लियर है। और न्यूरॉन के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड अ न्यूरॉन न्यूक्लियस। इसे हम न्यूरॉन का न्यूक्लियस कहते हैं। ध्यान से बच्चे समझिएगा, अक्सर बच्चों को न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कोई सही तरीके से नहीं बताता, आपको हर एक चीज मिल रही है, तो ध्यान से समझे। उसके बाद मैं बच्चे देखिएगा, यहाँ पर, यहाँ से आप देख रहे हैं एक न्यूरोफिलामेंट आ रहा है। ऐसे काफी सारे न्यूरॉन के अंदर क्या होते हैं, न्यूरोफिलामेंट्स होते हैं, जो कि सिग्नल को आगे प्रोवाइड करते हैं। अगर माय बच्चे, अगर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपका आखिरी चैप्टर है, मैंने सोचा आपको जल्दी पहुंचाया जाए, भले जितना भी बड़ा हो आज कंप्लीट ही करके, अगर टाइम हुआ तो अपलोड भी आज ही कर दूंगी। बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा आज गर्मी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पंखा भी नहीं चला सकती ताकि आपको आवाज ना आ सके। देखिएगा यहाँ पर गौर से देखिएगा। अब स्टूडेंट, यहाँ से एक डंडी निकल रही है न्यूरॉन की, यहाँ से कुछ इस तरीके से, ये भी एक तरह की डंडी है, डबल में डंडियां दिख रही है न्यूरॉन की। ये जो डंडी निकल रही है न्यूरॉन की, कुछ इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से न्यूरॉन की क्या निकल रही है, डंडी निकल रही है। इसको सिंप्लीफाई याद रखिएगा, आप एक्सॉन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड योर एक्सॉन। दिस इज कॉल्ड, ये ब्रांचेस जो निकल रही थी, दिस इज कॉल्ड डेंड्राइट्स, और ये जो स्ट्रक्चर थी, दिस इज कॉल्ड अ सेल बॉडी, एंड दिस इज कॉल्ड अ एक्सॉन। इतना क्लियर होगा। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इस डंडी सेल जो एक्सॉन है, वहां पर कुछ आपको यहाँ पर सेल्स नजर आ रहे हैं, कुछ इस तरीके से आप लोग देखते होंगे, दिस इज इसको सिंप्लीफाई आप बोलते हैं माइलिन शीट। और माइलिन शीट इस एक्सॉन के ऊपर क्या काम करती है बच्चों, सॉरी, यहाँ पर आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं जो कि एक्सॉन के ऊपर हैं, इनको सिंप्लीफाई आप शवान सेल्स कहते हैं। आगे मैं बताऊंगी माइलिन शीट क्या होती है। देखिए, न्यूरॉन की एक्सॉन के ऊपर आपको कुछ सेल्स दिखाई दे रहे हैं, इन सेल्स को सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अ शवान सेल। क्या बोलते हैं, शवान सेल कहते हैं। ये चीज आप लोगों को क्या होगी, क्लियर होगी। शवान सेल के ऊपर इस तरीके से लिपिड की लेयर मौजूद होती है। शवान सेल के ऊपर लिपिड की एक लेयर मौजूद होती है, उस लिपिड की लेयर को आप बोलते हैं माइलिन शीट। दिस इज कॉल्ड अ माइलिन शीट। और ये जो माइलिन शीट है, ये न्यूरॉन की सेल्स के ऊपर इंसुलेटिंग का क्या करती है, काम करती है। दिस पूछा जाता है, माइलिन शीट इज वर्क दैट अ इंसुलेटर, इंसुलेटर का क्या करती है, वर्क करती है। अब इस तरीके से न्यूरॉन के ऊपर हमारे बच्चे कुछ गैप्स भी पाए जाते हैं, न्यूरॉन के ऊपर हमारे बच्चे कुछ गैप्स पाए जाते हैं, उन गैप्स को आप कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। न्यूरॉन के ऊपर कुछ याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन इज गैप दैट नेम व्हाट, क्या बोलेंगे आप, नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर याद रखिएगा, इसका बहुत बड़ा काम है। नोड ऑफ रेनवियर फास्टली क्या करवाते हैं, ट्रांसमिट करवाते हैं। किसको ट्रांसमिट करवाते हैं, आपके रेस्पॉन्स को, ताकि बच्चों कहीं आपकी बॉडी के अंदर कोई मसला ना हो जाए, कहीं आपकी बॉडी के अंदर कोई मसला ना हो जाए। सो ये जो नोड ऑफ रेनवियर है, ये जल्दी जल्दी सिग्नल प्रोवाइड, फॉर एग्जाम्पल आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, सो एक्सीडेंट की सूरत में आपकी बॉडी ब्रेन को रेस्पॉन्स देती है कि ज्यादा से ज्यादा खून मत निकलने दो, वरना हम काम कैसे करेंगे। तो उस वक्त हमें एक डॉक्टर की जरूरत होती है जो इस ब्लडिंग को रोके। इसके बाद बच्चों ये फास्टली ट्रांसमिट करती हैं, कोई भी चीज है ये फास्टली जो ट्रांसमिट करता है नर्व इंपल्स को, आपने याद रखिएगा। ये अक्सर टीचर छोड़ देते हैं कि न्यूरॉन की स्पेस को आप कहते हैं छोटा सा स्पेस, नन्ना सा छोटा सा स्पेस, उसको सिंपलीफाई आप नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। और जो नोड ऑफ रेनवियर है, वो न्यूरॉन को जल्दी, बहुत ज्यादा जल्दी, चंद सेकंडों में क्या करता है, सिग्नल प्रोवाइड करता है। दिस इज योर फास्टली
बहुत बहुत जल्दी जो न्यूरॉन जो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है वो आपका होता है ये छोटा सा एक गैप, नन्हा सा एक गैप, ये इतना बड़ा काम करता है। उसके बाद माइलिन शीथ के ऊपर क्या हो जाते हैं नर्व इम्पल्स। अब ये नर्व इम्पल्स है, ये न्यूरॉन के ऊपर इस तरीके से जंप लगाते हैं और पूरे न्यूरॉन के ऊपर ऐसे सिग्नल को स्टूडेंट क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। सारी चीजें आई होप आप लोगों को मैंने अच्छी तरीके से डिस्कस करवा दी हूँ। अब हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन भी पढ़ेंगे, पहले आप लोग इसे समझ लें। अब मैं हम एक बार और आप लोग के लिए रिवाइज कर देते हैं। ये स्पेशल सेल होते हैं, जिन जिनको अभी तक रिवाइज नहीं हुआ उन्हें भी हो जाए। बच्चों ये तरह के स्पेशल सेल होते हैं नर्व सिस्टम के, जो जनरेट करते हैं नर्व इम्पल्स को। याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब स्टूडेंट्स मैं एक बार और स्ट्रक्चर को जल्दी जल्दी रिव्यू करूंगी। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आप लोग, ये जो बाहर ये शाखे लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है न्यूरॉन की, इसे सिंप्लीफाई आप लोग कहते हैं डेंड्रॉइड्स। ये जो डेंड्रॉइड्स होते हैं ये बहुत ज्यादा शॉर्ट होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा पतले क्या होते हैं, बंडल्स, जैसे चूड़ियों का बंडल होता है। जैसे गर्ल्स क्या करती हैं, चूड़ियां खरीदती हैं, पहनती हैं, सो उसके भी बंडल्स होते हैं, चाबियों के भी बंडल्स होते हैं, ऐसे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स के भी बंडल्स होते हैं। उसके बाद यहाँ डॉटी डॉटी लाइन देख रहे हैं न्यूरॉन के अंदर, इसे सिंप्लीफाई आप लोग के सेल बॉडी इज आल्सो कॉल्ड एज साइटोन। उसके बाद न्यूरॉन के अंदर एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है जो इसमें ब्रेन का थोड़ा काम भी करता है। उसके बाद स्टूडेंट याद रखिएगा यहाँ पर छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिसे हम नेसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और यहाँ पर कुछ एक तरह की वेसल भी पाई जाती है, वेसल लाइक, जो ट्रांसमिट करती है सिग्नल को, जिसे हम न्यूरोफिलामेंट्स कहते हैं। उसके बाद ये जो डंडी लाइक स्ट्रक्चर आपकी न्यूरॉन की इस तरीके से निकल रही है कुछ इस तरीके से, उसे सिंप्लीफाई एक्सोन कहते हैं। और एक्सोन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल प्रेजेंट होते हैं। एक्सोन के ऊपर कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं, उन सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वान सेल कहते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। और श्वान सेल के ऊपर एक लिपिड की बाइलेयर पाई जाती है, उस लिपिड की बाइलेयर को सिंप्लीफाई माइलिन शीट कहते हैं। न्यूरॉन के अंदर कुछ स्पेसिस पाए जाते हैं जिनको हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, जो कि जल्दी जल्दी सिग्नल को ट्रांसमिट करवाते हैं नर्व इम्पल्स को, और हमें जल्दी जल्दी क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्स बेस्ड है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। याद रखिएगा हमारे पास 3 टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन और तीसरा हमारे पास होता है इंटरन्यूरॉन। बच्चों इसमें से हर साल एमसीक्यूज आते हैं, किसी ना एक न्यूरॉन का या तो फिर उसका सेकंड नाम क्या पूछा जाता है, वरना ये पूछा जाता है उसकी लोकेशन क्या है। बच्चों इसमें से अगर कोई भी एमसीक्यूज आया तो यहीं से आएगा, यहीं से आएगा, बाहर से कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर इतना ज्यादा मैं एज इट इज आप लोगों को पढ़ाती हूँ अच्छे तरीके से, आप लोगों की केपीके की बुक देखकर, पंजाब की देखकर, सिंध की देखकर, उसे स्टडी कर कर उसके कुछ पॉइंट्स, कुछ उसके पॉइंट्स, कुछ उसके पॉइंट्स इकट्ठा कर कर, ताकि आप लोगों के पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, मैंने बहुत कम वक्त में आप लोगों को सारा सिलेबस पढ़ा दिया। इतनी जल्दी आप लोगों को कोई भी नहीं पढ़ाएगा, बच्चे कोई भी नहीं पढ़ाएगा आप लोगों को। सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ग्रुप को ज्वाइन करें और चैनल को ज्वाइन करें। ग्रुप भी हम लोग इंशाल्लाह बनाएंगे आने वाले वक्त में। सो यहाँ पर आप लोगों ने गौर से देखिएगा, आप वोट कीजिएगा कि ग्रुप भी बनाया जाए जिसमें हमारे सबकी कन्वर्सेशन हो सके। लास्ट में भी हम आपकी बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। सेंसरी, मोटर एंड इंटर, चले देखते हैं। बच्चों जो सेंसरी न्यूरॉन है ये कैरी करता है नर्व इम्पल्स को, कहां से कैरी आउट करता है, कहां से कैरी करता है बच्चों, टूवर्ड्स द ब्रेन। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि वो कौन सा न्यूरॉन है, कौन सा न्यूरॉन है, कौन सी टाइप का न्यूरॉन है जो कि कैरी करता है नर्व इम्पल्स को टूवर्ड्स द ब्रेन। अब हम देखते हैं सेंसरी न्यूरॉन को बहुत डिटेल में। सेंसरी न्यूरॉन जो होता है वो रिसेप्टर से रेस्पॉन्स लेता है, नर्व इम्पल्स लेता है, फिर स्टूडेंट्स वो आगे क्या करता है, ट्रांसफर करता है, आगे ट्रांसफर करता है, फिर आगे ट्रांसफर करने के बाद वो ट्रांसफर करता है ब्रेन को। ये थोड़ा सा एज इट इज स्टेप हो गया स्टूडेंट। ये जो रिसेप्टर है ये सिंप्लीफाई जो है
ये ट्रांसफर करता है किसको? आपके ब्रेन को। इस तरीके से रिसेप्टर जो है वो ट्रांसफर करता है, जो रेस्पॉन्स होता है वो ब्रेन को, और ब्रेन आगे ट्रांसफर करता है इफेक्टर को, और इफेक्टर जो आगे ट्रांसफर करता है वो किसको करता है? आपके देखें इफेक्टर, इफेक्टर के बाद आपके मसल्स, और मसल्स के बाद आपके ग्लैंड्स। मसल्स को बोलता है इस तरीके से तुम क्या करो, मूवमेंट करो। तो ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, याद रखनी है। आप लोग यहाँ से ब्रेन से पहले यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं, यहाँ पर आप लोग मोटर न्यूरॉन को भी यहाँ पर आप लगा देते हैं कि रिसेप्टर किसको देगा, मोटर न्यूरॉन को देगा, फिर आगे वो ब्रेन को देगा, ब्रेन को सिग्नल के इफेक्टर, इफेक्टर हुक्म देगा कि इस तरीके से मूवमेंट करनी है, और ग्लैंड को भी हुक्म दे देगा। उसके बाद है, ये सवाल आ सकता है कि सेंसरी न्यूरॉन को हम दूसरा क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन इज आल्सो कॉल्ड एफेरेंट न्यूरॉन। ये एमसीक्यूज भी आपका बन के आ सकता है कि बताएं सेंसरी न्यूरॉन को आप क्या बोलते हैं? व्हाट कॉल सेंसरी न्यूरॉन? याद रखिएगा बच्चों, ये डिफरेंशिएट याद रखने हैं आपने। एफेरेंट न्यूरॉन बोलते हैं, एफेरेंट। उसके बाद ये लोकेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, इसके अलावा कहीं पे प्रेजेंट नहीं होते। आईज में होते हैं, आपकी आंखों में, आपके कानों पे, आपकी स्किन के ऊपर, आपके नाक जो होता है कुछ इस तरीके से वहां पर प्रेजेंट होते हैं, आपकी जुबान, आपकी टंग जो होती है वहां पर प्रेजेंट होते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था टंग का टेस्ट में चेक करती है, टेम्परेचर को चेक करती है, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। डाइजेशन वाली वन छोड़ देखें, हर चीज बताई, कोई चीज मैं आपको पता है मिस नहीं करती। इसका फंक्शन क्या है? ये रिसीव करता है जो रेस्पॉन्स होता है स्टिमुलाई फ्रॉम द रिसेप्टर जो होता है सीएनएस में वहां पर। तो ये चीज सेंट्रल नर्व सिस्टम है। उसके बाद स्टूडेंट्स बस आपने इसको एज इट इज कॉपी कर लेना है, एज इट इज। कोई चीज मिस करेंगे नुकसान आपका। मैंने पढ़ा दी है, मैंने नहीं छोड़ी, अब पढ़ने वाले आप लोग हैं मेरे बच्चे। मोटर न्यूरॉन मल्टीपोलर न्यूरॉन कैरी करती है, बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है मल्टी न्यूरॉन कैरी कौन करता है, कौन सा न्यूरॉन होता है? वो मोटर न्यूरॉन होता है। मल्टीपल फंक्शन करता है, ये नर्व इंपल्स को ब्रेन से लेता है और ब्रेन के बाद ये जाता है इफेक्टर के पास, और इसे सिंपलीफाई हम एफेरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा। ये कहां पर प्रेजेंट होता है? इसकी फुल फॉर्म लिख दे, सेंट्रल नर्व सिस्टम। उसके बाद है फंक्शन, इसका फंक्शन है नर्व इंपल्स को कैरी करना, किससे? सेंट्रल नर्व सिस्टम से देना इफेक्टर को, और इफेक्टर आगे क्या करे, शो करेगा रेस्पॉन्स, किसको ये ऑर्डर देगा? मसल्स को और ग्लैंड्स को। क्लियर है? अब उसके बाद है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन, इंटर का मतलब ही क्या होता है? कनेक्ट, ये कनेक्ट करने वाला न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन को और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने वाला न्यूरॉन है। इस वजह से आल्सो कॉल्ड एसोसिएशन न्यूरॉन, इसे हम एसोसिएशन न्यूरॉन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी लोकेशन होती है ब्रेन, ब्रेन और स्पाइनल कोड। क्या? ब्रेन और स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड की शेप भी आप याद रख सकते हैं, बटरफ्लाई होती है। वैसे दिया तो नहीं हुआ आपके टर्म में, लेकिन इतना सा याद रखना है। स्पाइनल कोड के अंदर जो पेयर्स होते हैं नर्व इंपल्स के, वो 31 पेयर्स होते हैं। ये याद रख लीजिए, फिर भी याद रख लें, फिर भी मैं बच्चे याद रख लें। सही हो गया? एमसीक्यूज बच्चों इसी में से आएंगे, बाहर से कोई भी एमसीक्यूज नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं आने वाला। स्टूडेंट व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन करें, आपका प्रॉफिट है। वरना देखें एमसीक्यूज की सीरीज चलेंगी, लेकिन काफी आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने के बाद चलेंगी। तो अगर रोज के एमसीक्यूज को मैंने खुद बनाए 200-300 मैंने लिखे हुए हैं, आगे चैप्टर्स के भी मैंने बनाने हैं। सो स्टूडेंट्स आपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, लास्ट में आपको 1 मंथ पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपको पता है कि मैं ज्यादा वक्त नहीं लेती, तो मैं 1 मंथ बोलती हूँ तो वो 15 दिन में कर देती हूँ। तो याद रखिएगा, आप भी मुझे ऐसे सपोर्ट करें। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज बनेंगे। अब हम आगे थोड़ा सा न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम ब्रेन के बाद ब्रेन को पढ़ेंगे आगे। सो यहाँ से स्टूडेंट्स इसे आपने कॉपी कर लेना, ये एमसीक्यूज लाजमी याद रखिएगा, ये वाला एमसीक्यूज। इट इज आल्सो कॉल्ड एफेरेंट न्यूरॉन, ये लाजमी इसमें से एमसीक्यूज बनेगा, ये वाला और ये वाला, ये तीनों याद रखिएगा। और मस्ट भी याद ये वाली चीज, अगर कोई चीज अच्छी, लोकेशन लाजमी याद रखिएगा, लोकेशन।
लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है, जैसे आई प्लस ईयर प्लस स्किन प्लस नोज, ये EESN याद कर लेना, जैसे भी करके आपने बस याद करना है इसे। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को। ये बच्चों याद रखिएगा, ये भी आप लोगों के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना, क्योंकि बच्चों ये आपकी एमडी गेट के अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे, क्योंकि आपके पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर न्यूरॉन की कंप्लीट स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, कोई पार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं से एमसीक्यूज आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत कॉम्पिटेटिव पार्ट है न्यूरॉन का। स्टूडेंट एक होते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन, दूसरे होते हैं बायपोलर न्यूरॉन, और थर्ड हमारे पास क्या होते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन, और फोर्थ आप लोगों के पास होते हैं सीडो मल्टीपोलर न्यूरॉन। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो चलें पढ़ते हैं। बच्चों यूनिपोलर न्यूरॉन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर डिवाइड होते हैं वो 2 ब्रांचेस में, यानी कि इस तरीके का आपका न्यूरॉन होता है, वो 2 ब्रांचेस में क्या होता है डिवाइड होता है। जैसे आप यूनी बना 1 पोलर वाला न्यूरॉन, इसकी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है पेरिफेरल प्रोसेस, दूसरा होता है सेंट्रल प्रोसेस। पेरिफेरल जो प्रोसेस है वो आपके जो रिसेप्टर हैं, जहां पर इंस्टिमुलाई आता है वहां पर ये मौजूद होते हैं। उसके बाद एक होते हैं सेंट्रल न्यूरॉन, जो कि सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसकी लोकेशन क्या है, याद रखिएगा डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डोर्सल रूट्स होती हैं गैंग्लिया की, तो स्टूडेंट ये वहां पर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसका काम क्या है, ये कैरी करते हैं सेंसरी इंपल्स को रिसेप्टर सीएनएस में, यानी ये सेंसरी जो न्यूरॉन है वहां से ये इंपल्स को लेते हैं, वहां से ये इंपल्स को लेते हैं और रिसेप्टर को देते हैं, और रिसेप्टर आगे किसको देता है, सीएनएस को देता है, याद रखिएगा। उसके बाद आप लोगों के पास आता है बायपोलर न्यूरॉन, यानी कि 2 पोल वाले न्यूरॉन। इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, ओनली 2 प्रोसेस अकर होते हैं बायपोलर न्यूरॉन में। बायपोलर न्यूरॉन में जो प्रोसेस जहां पर अकर होते हैं वो होता है एक्सोन। मैंने अभी अभी आप लोगों को एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बताई है, ये जो नीचे इस तरीके से निकलता है इसे सिंप्लीफाई आप बोलते हैं एक्सोन, दिस इज योर एक्सोन। फिर एक्सोन के ऊपर कुछ सेल्स मौजूद थे, मैंने आपको बोला था, जिसको सिंप्लीफाई आप लोग बोलते हैं शवान सेल, दिस इज कॉल्ड अ शवान सेल। शवान सेल में मैंने आपको ये भी बताया था लिपिड की लेयर है, लिपिड की लेयर है, उसके बारे में भी मैंने आपको क्या बताया था, अच्छे तरीके से बच्चों क्या किया था, स्टडी किया था। अब आपने उस लेयर का नाम मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, क्योंकि अगर मैं ही सारा बताती रही, क्योंकि प्रीवियसली मैं पढ़ाकर आ रही हूँ, तो ये आप जल्द जल्द लिखें कि आपको अभी तक याद है या नहीं, सही है, देखिए यहाँ पर। उसके बाद आप लोगों के पास है, एक तो ये एक्सोन में प्रोसेस करती है, दूसरा ये डेंड्रॉइड्स में करती है। डेंड्रॉइड्स क्या है, ये बाहर जो शाखें निकली होंगी, इसे सिंप्लीफाई हम बोलते हैं न्यूरॉन के, ये क्या है, डेंड्रॉइड्स। क्लियर हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स इसकी लोकेशन, ये रेटिना ऑफ आईज, रेटिना में क्या बनती है, इमेज बनती है, याद रखिएगा ये रेटिना ऑफ आई में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास है आउल फैक्ट्री, जो एपिथेलियम है वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं, लोकेशन लाजमी याद रखें। और इनर ईयर, एक आपके पास होता है आपकी कान का आउटर, एक होता है मिडल, और तीसरा आप लोगों के पास क्या होता है, इनर ईयर प्रेजेंट होता है। और आपके कान के अंदर इनकस, मेलस और ये वाली जो हड्डियां हैं वो प्रेजेंट होती है 3 तरह की। और उसके बाद इसका फंक्शन ये है कि ये ट्रांसमिट करवाता है स्पेशल सेंसेस को, सेंसेस भी यहाँ पर ही होते हैं, स्पेशल को ट्रांसमिट करवाता है। उसके बाद है मल्टीपोलर न्यूरॉन, यानी कि बहुत सारे काम करने वाले न्यूरॉन, यहाँ पर बहुत सारे जो डेंड्रॉइड्स हैं या फिर एक एक्सोन है वो यहाँ पर काम करते हैं। इसकी लोकेशन है, ये ट्रांसमिट करते हैं स्पेशल सेंसेस को। ये दोनों बच्चों याद रखिएगा, इन दोनों की जो फंक्शन है इसे याद रखिएगा, ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और ये इसका काम है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है एक होते हैं सीडो मल्टीपोलर न्यूरॉन। सीडो मल्टीपोलर, सीडो का वैसे अगर मतलब देखा जाए तो फॉल्स होता है, फॉल्स काम करने वाले न्यूरॉन आप ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कि एक सिंगल प्रोसेस होता है ये जिसमें डिवाइड होते हैं वो 2 ब्रांचेस में।
यानी कि एक सिंगल प्रोसेस होता है जिसमें वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं और उसके बाद ये इसका डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया जो स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, यहाँ पर ये इसकी क्या है, लोकेशन है, यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद याद रखिएगा इसका फंक्शन है, ये भी एक्ट करते हैं सेंसरी न्यूरॉन की तरह। इतना आप लोगों को आई होप बच्चों क्लियर हो। जरा देखें फिर आगे हम स्टूडेंट्स इसके जो है वो यहीं से मैं आपको थोड़ा एमसीक्यूज बता दूं। याद रखिएगा यूनिपोलर की लोकेशन लाजमी याद रखिएगा, ये आपका एमसीक्यूज बनेगा। उसके बाद पेरिफेरल प्रोसेस के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, आपके रिसेप्टर आते हैं, इफेक्टर आते हैं, न्यूरॉन्स आते हैं, क्या आते हैं, रिसेप्टर आते हैं। उसके बाद सेंट्रल प्रोसेस में आपका पेरिफेरल नर्व सिस्टम भी दिया जा सकता है, सही ऑप्शन आपने सेंट्रल नर्व सिस्टम लगाना है। उसके बाद इसकी लोकेशन, ये गैंग्लिया जो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। इसका फंक्शन लाजमी याद रखिएगा, इसका और इसका फंक्शन दोनों मिलते जुलते हैं, तो फर्क लाजमी याद रखिएगा। फिर इसका और इसका फंक्शन मिलता है, ये चीज भी याद रखिएगा। ये एमसीक्यूज ऐसे आपको ना, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है क्लियर है तो लाइक सब्सक्राइब और अभी से शेयर कर दें, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है, डिफरेंशिएट लिखे है, आपको सारे एमडीकेट उठाकर आपके सामने रख दिया। अब डॉक्टर बनना है, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना भाई, ऐसे तो तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे। इस तरीके से बच्चों ये एमसीक्यूज आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं और एमडीकेट के लिए भी प्रिपरेशन लेना है। अगर टॉप करना है तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलें आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन को, कंप्लीटली पढ़ेंगे, कोई चीज मिस नहीं करने वाले। आप सिंध से बिलोंग करते हैं, फेडरल से हैं, केपीके से हैं या बलोचिस्तान से, यहाँ फिर इंडिया के ही बच्चे आ गए हैं, तो कम्प्लीटली आज आप ह्यूमन ब्रेन को सीख कर जाएंगे, कोई चीज हम लोग यहाँ पर मिस नहीं करने वाले। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टीच दुआ यूट्यूब चैनल पे मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट नोट्स वीडियो फॉर रोज की जो नोटिफिकेशन है वो शेयर की जाती है, तो लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपना दिमाग के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये आपके पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। ब्रेन का कोई पार्ट मिस नहीं होना चाहिए, ये सब पार्ट्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सो चलिए देख रहे हैं बच्चों, ब्रेन क्या होता है। ब्रेन एक ऐसा पार्ट होता है आपकी बॉडी का जो कि जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको चलाता है। कौन? आपका ब्रेन। अगर ब्रेन की बात करें, ये मैंने जैसा भी मुझसे बना आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स मैंने बना दिया, काफी मेहनत लगी है, तो डायग्राम के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ उसके लिए शायद आप ना करें। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देखें, ये आपका क्या है, ब्रेन है। ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है, लुब्रिकेशन से बचा रही है, वो कौन है? वो आप लोगों के पास के क्रेनियम। आपसे सवाल आ सकता है, व्हाट प्रोटेक्ट द ब्रेन लेयर, कौन सी लेयर है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है? याद रखिएगा वो आप लोगों के पास के प्रोटेक्टिव लेयर को आप क्या बोलते हैं? क्रेनियम कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद याद रखिएगा आपके ब्रेन की 3 मेनिंजेस होती हैं, यानी कि आपके ब्रेन की 3 लेयर्स होती हैं, उनके नाम, उनके काम गौर से सुनिएगा। ये जो आप आउटर लेयर देख रहे हैं ब्रेन की, बिल्लू से मैंने हाईलाइट की है, ये गौर से देखिएगा, भूलिएगा मत। आउटर लेयर को आप कहते हैं ड्यूरामेटर। क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर। याद रखिएगा इसमें से यही एमसीक्यूज है, व्हाट अबाउट द आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन। ये जो आप देख रहे हैं मिड में, इसको आप कहते हैं आर्किनोइड मैटर। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? आर्किनोइड मैटर। इट इज द मिडल लेयर ऑफ द ब्रेन, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद जो इनर लेयर है ब्रेन की, उसका नाम है पिया मैटर। क्या नाम है? पिया मैटर। ये सारी चीजें याद रखनी है। एक बार और बता रही हूँ, ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर का नाम क्या है? क्रेनियम। और मजीद की जो ब्रेन है उसकी मजीद 3 लेयर्स है। आउटर लेयर ड्यूरामेटर है, मिडल लेयर आर्किनोइड मैटर है,
इनर लेयर क्या है, पिया मैटर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ब्रेन के अंदर कुछ कुछ सल्कस भी पाए जाते हैं, ऊपर वाले हिस्से में हमको कुछ सल्कस भी पाए जाते हैं, और ये जो आपको राउंड राउंड दिख रहे हैं ये क्या है, फिस्चर्स है। ये भी चीज आपने याद रखनी है। आपके ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, आपके ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, जिस फ्लूइड को आप कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल। याद रखिएगा, फ्लूइड आप लोग उसे कहते हैं। सही में बच्चे, किसी भी चीज को मिस नहीं करना। आई एम स्ट्रिक्टली टॉकिंग फॉर माय ऑल बच्चा। सो ये वाली चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। उसके बाद हम डिटेल में आ रहे हैं। आपका जो ह्यूमन ब्रेन है उसके मजीद 3 पार्ट हैं। आपका दिमाग जो है उसको हमने मजीद 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है फोर ब्रेन, एक है मिड ब्रेन, एक है हाइंड ब्रेन। सही। फोर ब्रेन इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज द मिडेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट फंक्शन इज दैट इज मिडल प्रेजेंट। ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट भी करता है और मिड में प्रेजेंट होता है। इसकी फंक्शन ये है कि ये विजन में मदद देता है, मिड ब्रेन हेयरिंग में मदद देता है, रिफ्लेक्स एक्शन में मदद देता है, आईज की मूवमेंट, प्यूपिल जो है ये ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, इसकी मूवमेंट में भी कौन हेल्प देता है, आपका मिड ब्रेन। काफी टीचर बोलते हैं जो मिड में प्रेजेंट होता है वो मिड ब्रेन है, लेकिन भाई इसका फंक्शन आ जाए फिर आप स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे। सो आईज की मूवमेंट में, प्यूपिल की मूवमेंट में भी ये क्या देता है, मदद देता है। उसके बाद ये मोटर कंट्रोल में भी मदद देता है आपका मिड ब्रेन। अब बच्चों फोर ब्रेन के मजीद 3 पार्ट है। एक है आप लोगों के पास सेरिब्रम, थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। सही। उसके बाद याद रखिएगा हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स एंड क्या है, सेरिब्रम। ऊपर ऊपर से आपको रिव्यू मेरे ख्याल से हो चुका है। अब बच्चों एक एक पार्ट की तरफ हम आएंगे और डिटेल में आप लोगों को हम लोग समझाएंगे। सो इसलिए यहाँ पर देखिएगा, पहला हम स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन से, क्योंकि ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है और हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फोर ब्रेन क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का, एमसीक्यूज आ सकता है। उसके बाद सेरिब्रम, सेरिब्रम में 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होती है। कैसे, याद रखिएगा, हर बच्चा बोलता है कि राइट हेमिस्फीयर ही कंट्रोल करती है राइट साइड ऑफ द ब्रेन। नहीं, राइट हेमिस्फीयर इज कंट्रोल द लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर इज कंट्रोल द राइट साइड। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद है ब्रेन की 4 लोब्स होती हैं। इसके फंक्शन आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, ये हर किसी को आती होंगी। एक है फ्रंटल लोब, एक है पेरिएटल लोब, या मैं आपको पढ़ा दूंगी, इतना तो आप करें स्टूडेंट। थर्ड आप लोगों के पास है टेम्पोरल लोब, और फोर्थ आप लोगों के पास है ओसीपिटल लोब, ओसीपिटल लोब। समझिए, ये लोब्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद सेरिब्रम के 3 एरियाज प्रेजेंट होते हैं। इसको हम डिटेल से देख रहे हैं, जरा आपको बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है, सही देखो नीचे वाले पार्ट्स सही सही नजर आ रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसमें 3 एरियाज होते हैं सेरिब्रम में, एक एसोसिएशन एरिया, एक सेंसरी एरिया, एक मोटर एरिया। एसोसिएशन जो एरिया होता है जो कि सेरिब्रम में प्रेजेंट होता है, वो एनालाइज करता है इनकमिंग इंफॉर्मेशन को, यानी जो आपको पता नहीं है ये पहले ही समझ आता है कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कोई ड्रामा है, ड्रामे का आपको दिखाया जाता है अपकमिंग प्रोमो, अपकमिंग प्रोमो। अभी ड्रामे में क्या होने वाला है ये थोड़ा सा बताया जाता है, इसको पहले ही पता है आगे क्या होने वाला है। इनकमिंग इंफॉर्मेशन आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि इनकमिंग इंफॉर्मेशन को कौन एनालाइज करता है, एसोसिएशन पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। उसके बाद है सेंसरी एरिया, सेंसरी एरिया रिसीव करता है जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, मैंने आपको सेंसरी नर्व पढ़ा दिया है। उसके बाद है मोटर एरिया, कंट्रोल करता है मूवमेंट, यानी आप टाइपिंग कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप लोग मूवमेंट करेंगे। आप खेल कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, पकड़ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे आएंगे। सो ये सारा कंट्रोल करता है आपका मोटर एरिया, जो कि 3 एरियाज में से एक है।
उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से आपका सेरिब्रम खत्म होता है। अब हम आते हैं थैलेमस की तरफ। थैलेमस कंट्रोल करता है ये भी सेंसरी इंफॉर्मेशन को, और ये भी सेंसरी इंफॉर्मेशन को ये रिसीव करता है, ये कंट्रोल करता है। अब ब्रेन के अंदर थैलेमस यहाँ पर मौजूद है। ये जो हिस्सा देख रहे हैं दिस इज योर थैलेमस, और ये छोटा सा जो हिस्सा देख रहे हैं जो कि मिड में प्रेजेंट है, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के मिड में प्रेजेंट है। ये आप लोगों के पास क्या है, मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन इज कंट्रोल ऑफ विजन, आपको दिखाता है, आप सुनने में मदद देता है, कब कब सुनना है। आप रिफ्लेक्स एक्शन, अचानक से आपका हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे लग जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी आई में मूवमेंट में, प्यूपल की मूवमेंट में ये बहुत बड़ा काम अदा करता है। उसके बाद है ये मोटर कंट्रोल के अंदर भी बहुत बड़ा काम अदा करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिम्फिक सिस्टम को। लिम्फिक सिस्टम में एमेजिडेला, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस आ जाता है। एमेजिडेला फीलिंग कंट्रोल, अब ये हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। देखो फीलिंग कैसे, अब मेरी जो है, मैंने पूरी जो है बदीन में मैंने टॉप किया एमडी गेट के अंदर, तो आइए मैं क्या कहलाऊंगी, आइए मैं टॉपर, मैं टॉपर कहलाऊंगी। या आपने मुझसे पढ़कर बदीन या फिर हैदराबाद केपीके में टॉप किया तो आप क्या कहलाएंगे, यू आर अ एमडी गेट टॉपर। और इंडिया वाले यू आर अ नीट टॉपर, और नीट का टॉपर और एमडी गेट का टॉपर बनना ना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। सो ये वाली चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। सो अगर हमने टॉप कर लिया, हमारी खुशी वाली फीलिंग होगी, हमारे सामने हमारी पसंदीदा बिरयानी आ गई, हमें वैसी फीलिंग होगी, हमारे सामने हमारी पसंदीदा कपड़े आ गए, हमें वैसी फीलिंग, हमारे सामने पसंदीदा हमारी पहुंच हो गई, ये खुशी वाली फीलिंग है। यहाँ कहीं ऐसा हो जाए, बैड फीलिंग भी हमारी आती है, या कोई दुनिया से बाय बाय कर जाए। सेकेंड नंबर पे स्टूडेंट बहुत बुरी फीलिंग होती है, अपना चला जाए तो बहुत दुख होता है। लेकिन आपने सुना ही है ना, कुल्लू नफ्सु जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। अल्लाह ताला ने बोला है कि जिस इंसान ने दुनिया में सांस ली है वो वापस भी जाएगा, और एक दिन क्यामत की रोज पर हम उन सब इंसानों को उठाएंगे और उनसे हिसाब लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, हाँ कुछ बैड फीलिंग होती है, हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो ये हमारी बैड फीलिंग है, हम जो चाहते थे वो घर में पका नहीं, दिस इज अ बैड फीलिंग। बहुत बैड फीलिंग्स होती हैं, आगे हम बात नहीं कर रहे क्योंकि किसी किसी को बुरा ना लग जाए। तो हैप्पी वाली फीलिंग और बैड वाली फीलिंग कौन कंट्रोल करता है, अमेजिडेला कंट्रोल करता है। उसके बाद है हिप्पोकैम्पस, बच्चों आपकी मेमोरी को कंट्रोल करता है ये हिप्पोकैम्पस। सवाल आता है टेस्ट के अंदर, ये बच्चों याद रखिएगा, आपको जो बात हमेशा याद रहनी होती है, किसी कोई जो था, मैं एक बार रिजल्ट में मैंने सेकंड पोजीशन ले ली, एग्जाम्पल की बात है, मेरा वो जो दोस्त था वो मुझ पे हंसा, मुझ पे हंसा, अगली बार जब मैं टॉप करूंगी, अगली बार जब मैं टॉप करूंगी मुझे वो बात नहीं भूलेगी। जब कोई हंसता है नाकामी पर तो जिस इंसान पर गुजरती है उसको पता होता है जो वो चीज चाहता है। फॉर एग्जाम्पल किसी की एमडी गेट में सिलेक्शन नहीं होती, कोई लोग उस पर हंसते हैं, तो जो फीलिंग होती है ना, एक इंसान रो कर उड़ता है, वो ही फीलिंग उसकी कामयाबी की होती है। मैं ना चाहूं तुम्हें कि तुम हारो, मैं ना चाहूं तुम्हें कि तुम हारो, मेरी नजरों के आगे तुम हमेशा कामयाब होते रहो। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर कोई रिजल्ट नहीं आता, थोड़ी मार्क्स से कम होती है तो दूसरी फील्ड है, आप लोग मत सोचिएगा कि हम वो ऊपर है हम नीचे, सब बराबर है। अल्लाह ताला ने बोला है सब बराबर, क्या पता उस फील्ड में कुछ ना हो, तुम जो दूसरी फील्ड अपनाओ वो सबसे बेहतर हो। याद रखिएगा, डरना नहीं तुम्हें लड़ना है, समझ आई बात। तो याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा, वो जो मेमोरी होती है जो उस वक्त हंसा होता है, हमेशा याद रखा है, हमेशा याद रखना, कॉपी पे लिख लेना। वो ही बंदे एक दिन तुम्हारे ऑफिस में आएंगे और तुम्हें कहेंगे ये मेरा दोस्त था, ये मेरा दोस्त है। कल क्या वही हंस रहे थे, बोलेगा ये मेरा दोस्त है,
तब तुम दरवाजा बंद करके बोलना, इसको तुम्हें जानता ही नहीं है। जैसे उस वक्त उसने तुम्हें बोला था, डरना नहीं है। हर वक्त जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा ना हो जिसमें तुमने मेहनत ना की हो। जिंदगी का कोई लम्हा ना हो जिसमें तुमने मेहनत ना की हो। हर वक्त अगर तुमने अपनी सक्सेस को लेना है तो तुम्हें हर मिनट मेहनत करनी पड़ेगी। हम रुकेंगे नहीं, हम हमेशा मेहनत करते रहेंगे। हमें कोई रोक ही नहीं सकता जब तक हमारी मौत ना आए। सो इस तरीके से ऐसा बनना चाहिए। वेला पड़ा इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। कामयाब इंसान कभी बैठता ही नहीं है, जिसने अपनी जर्नी को एंजॉय। वो सुनी है ना तुमने बात कि 7 पुश्तें बैठकर खाती हैं। एक इंसान खानदान में मेहनत करने वाला हो, एक इंसान सिर्फ सारी जनरेशन को वो खिला सकता है। और जब उसके नाम से उसकी जनरेशन को पहचाना जाए, क्या ही बात है। स्टूडेंट ऐसे बने आप। आगे चलें। ये मैंने जो बातें बोली हैं ये आपकी किस्मत बदल सकती हैं अगर आप इन पे फोकस करेंगे तो। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है ये हंगर, सोना कब है, उठना कब है, पढ़ना कब है, खेलना कब है। जब तुम्हें किताबों से डर लगने लग जाए, जब तुम्हें किताबों से डर लगने लग जाए तो तुमने क्या करना है, एक बार याद रखिएगा वो जो तुम्हारा बाबा था जिसने उंगली पकड़कर तुम्हें स्कूल छोड़ के आया था, तुम्हारा बाबा उंगली पकड़ के, एक दिन तुम इतने कामयाब हो जाओ, इतने कामयाब हो जाओ कि अपनी चेयर पर अपने बाबा को बिठाओ। बेटी या बेटे की कामयाबी माँ बाप जीते हुए ना देख पाए तो वो काहे का बेटा काहे की बेटी, ये चीज याद रखिएगा। तो अभी से मेहनत करना शुरू कर दे, अभी से। वो जो नंबर प्लेट आगे तुम्हारे नाम की लगी होगी ना, तुम्हारा नाम होगा लेकिन तुम्हारा बाबू उसका सबसे बड़ा हकदार होगा। उसके बाद हमारे पास है वाटर बैलेंस, इसको कंट्रोल करता है। गर्ल्स में जो हर मंथली मेंसेस की साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात है ही नहीं। गर्ल्स सुन रही है, बॉय सुन रहे हैं, आई होप अब आपको और ज्यादा विजिबल हो। स्टूडेंट्स, तो वो चलती रहती है, मंथली फीमेल को ये होती है। क्योंकि बच्चों याद रखिएगा ये मंथली साइकिल इस वजह से चलती है, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये चलती है अल्लाह ताला की तरफ से। जब वो छोटी होती हैं तो उनका जो पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, पिट्यूटरी ग्लैंड इनएक्टिव होता है। जब वो बड़ी हो जाती हैं 12 साल, तो आपका जो हाइपोथैलेमस, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के बाद स्टूडेंट्स वो उनको रिलीज होती है मंथली, जब तक के कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कोई स्पर्म ना आ जाए। सो चलें अभी आगे चलते हैं। आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ये मेडुला ऑब्लंगेटा है और ये आपका पेरिफेरल नर्व सिस्टम है। याद रखिए आपके ब्रेन के अंदर एक तो सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है, दूसरा पेरिफेरल नर्व सिस्टम होता है। हम सेंट्रल नर्व सिस्टम को पढ़ रहे हैं, पेरिफेरल नर्व सिस्टम इंक्लूड नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे वो। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं अब हमारे हाइंड ब्रेन की तरफ। हाइंड ब्रेन के अंदर एक मेडुला ऑब्लंगेटा है, एक पोन्स है और दूसरा सेरिबेलम है। इसको जरा आपने गौर से देखना है। आपके पास जो मेडुला ऑब्लंगेटा है ये ऑटोमेटिक जो फंक्शंस होते हैं उन्हें क्या करता है स्टूडेंट्स, कंट्रोल करता है। थोड़ा सा आपने यहाँ पर गौर से देखना है, जितने भी फंक्शंस होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है। ऑटोमेटिक फंक्शन यानी कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री है, उनको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। उसके बाद ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को चढ़ाना या नीचे, यानी कि बढ़ जाना, कम हो जाना, फिर बढ़ जाना, फिर कम हो जाना, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये किसके हाथ में है, हमारे ब्रेन के हाथ में है। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद स्टूडेंट सॉइलिंग, कब इन्फ्लेमेशन करनी है, कब वो हिस्से का सूजना है, ये भी कौन बताता है, आपका मेडुला ऑब्लंगेटा बताता है। यानी वो जिस्म का हिस्सा क्या होता है, सूज जाता है। क्यों सूजता है, कोई बीमारी लगने वाली है। हमेशा याद रखिएगा बुखार ऐसे नहीं चढ़ता, बुखार के पीछे काफी हाथ होता है। मलेरिया होता है तब भी बुखार चढ़ता है, रेस्पॉन्स शो करता है कि भाई तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ है, डॉक्टर के पास जाओ, इस तरीके से। याद रखिएगा एक आपका पार्ट होता है हैंड ब्रेन के अंदर पोन्स। पोन्स क्या करता है, रेट एंड पैटर्न को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद ब्रीदिंग कंट्रोल, ये भी इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री।
ब्रीदिंग क्या होती है, किसी को पता है? रेस्पिरेशन का पता है? गैसेस एक्सचेंज का पता है? आई थिंक मैंने पढ़ाया है आपको। रेस्पिरेशन, ये पूरा मैंने आपको चैप्टर इसके ऊपर पढ़ाया हुआ है, आप प्रीवियसली जाके वीडियो को देख सकते हैं रेस्पिरेशन का। स्टूडेंट यहाँ पर देखें, ब्रीदिंग का मतलब है आप हवा से ऑक्सीजन को ले रहे हैं, फिर हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। इस तरीके से आपने याद रखना है, दिस इज इनवॉलेंट्री। उसके बाद सेरिब्लम, सेरिब्लम भी किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ये मसल्स की मूवमेंट करवाता है, किसकी मूवमेंट करवाता है? मसल की। ये चीज आपने याद रखनी है, मसल की मूवमेंट करवाता है, मेमोरी को ये भी स्टोर करवाता है। और मेमोरी को स्टोर कौन करता है? कंट्रोल ये करता है, स्टोर ये करता है। उसके बाद है ये बिहेवियर, कि इस वक्त बिहेवियर कैसा रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा इंसान होता है हम उस हिसाब का बिहेवियर कैसे करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे साथ वो लड़की बैठी है या वो लड़का बैठा है जो तुमसे जलता है, तो तुम उस हिसाब से उससे बात करोगे। जो तुमसे अच्छा रहता है तुम उस तरीके का बिहेवियर इख्तियार करते हो। जो तुम्हारे साथ बुरा करता है तुम उसके साथ बुरे वाला बिहेवियर करते हो। तो ये कौन करवाता है? व्हाट अबाउट मैम, यू सेड इट, कि ये भी आपको कौन कराता है? सेरिब्लम करवाता है। किस वक्त मैंने अपने हाथों में देखे मार्कर पकड़ा हुआ है, किस वक्त मैं ये मार्कर को छोड़कर चली जाऊंगी। सो इस तरीके से बच्चों याद रखना है, कोई चीज भी आपके टेस्ट के अंदर ऐसे इंक्लूड नहीं की जाती, क्योंकि डेली लाइफ के फंक्शंस को आप एज्यूम करते हैं। बायोलॉजी के अंदर डॉक्टर क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं। उन्होंने सारी चीजें तो पढ़ी होती हैं, फर्स्ट ईयर इंटर में ही पढ़ लेते हैं डिटेल में। अब तो मैंने बुक्स देखी है, 6 के अंदर भी छोटी छोटी बातें इंक्लूडेड हैं। अब देखो मेरे बच्चे, मैं एक बार रिपीट करूंगी, साथ साथ एमसीक्यूज भी बताऊंगी। फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, टेम्पोरल लोब और ओसिपिटल लोब, ये चारों के फंक्शन आप लोगों ने पढ़ने हैं। और एक एक बच्चे ने करके, कोई बच्चा फ्रंटल लोब के बारे में बताएगा, कमेंट सेक्शन में कोई पेरिएटल के बारे में बताएगा, कोई अगर मैं बता दूंगी तो आप दोबारा इसके ऊपर, क्योंकि इनके ऊपर एक्स्ट्रा स्टडी करनी चाहिए। जिन भी बच्चों को कोई भी पॉइंट मिले एक्स्ट्रा पढ़ने के बाद, जो कि आम होता है वो नहीं, कमेंट में लिखिएगा और इनको एक्स्ट्रा पढ़िएगा। इस वजह से मैं जितना भी बता दूं कुछ चीजें इनके बारे में, फिर भी एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए आपको, इसके बारे में आप मुझे बताइएगा। सही, बाकी पार्ट जो मुझे बताने चाहिए थे वो मैंने बता दिए। इसके आप ऊपर लोब्स के ऊपर आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। इसमें से सवाल हर साल 3 लोब के एमसीक्यूज तो आते हैं, आगे आप समझ सकते हैं। अब बच्चों ब्रेन की सबसे, क्योंकि 81 एमसीक्यूज ऐसे ही नहीं आ जाएंगे, सबके अंदर से आएंगे। अब प्रोटेक्टिव लेयर याद रखिएगा, ब्रेन की क्रेनियम है, ब्रेन की 3 मेनिंजेस है, याद रखिएगा। आर्किनोइड मैटर भी है, ड्यूरा मैटर है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पिया मैटर है। सो ये सारे याद रखिएगा, कौन आउटर है, कौन मिडल है और कौन इनर है। ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करनी है? याद रखनी है। उसके बाद याद रखिएगा, आपके ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है जिसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद ये जो है आप लोगों को दिख रहे हैं, ये ब्रेन के क्या है? फिस्चर्स मौजूद है। और याद रखिएगा थैलेमस कंट्रोल करती है सेंसरी इंफॉर्मेशन को, इसके भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से स्टडी करें। लिम्फेटिक सिस्टम को भी मैंने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया। ये है सेरिब्रम का टाइप, सेरिब्रम यहाँ है, ये 4 ब्रेन के टाइप है, सेरिब्रम, थैलेमस और लिम्फेटिक सिस्टम। थैलेमस के अंदर, सेरिब्रम के अंदर याद रखिएगा 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट कंट्रोल करती है लेफ्ट को, लेफ्ट कंट्रोल करती है राइट को। उसके बाद 4 लोब्स प्रेजेंट होती हैं, ये मैंने लिख दी है। उसके बाद 3 एरियाज होते हैं, एसोसिएशन जो इनकमिंग इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, याद रखिएगा। उसके बाद एक होता है सेंसरी एरिया जो रिसीव करता है ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन को। एक होता है मोटर एरिया जो कंट्रोल करता है टाइपिंग, प्लेइंग, ये सारी जो मूवमेंट्स होती हैं उन्हें मेरे बच्चे कंट्रोल करता है। इतना मेरे बच्चों को क्लियर हो गया। उसके बाद है थैलेमस, थैलेमस कंट्रोल करता है जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है उनको। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ये 3 पार्ट्स होते हैं, एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस, ये सारा आप लोगों ने क्या करना है? याद रखना है। सही, ये डायग्राम में याद रखिएगा, ये है थैलेमस और ये छोटा सा जो पार्ट है जो दोनों के कंबाइनिंग है, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के,
उसे आप सिंप्लीफाई मिड ब्रेन कहते हैं, जो विजन में, हेयरिंग में, रिफ्लेक्स एक्शन में, मूवमेंट ऑफ आई, मोटर कंट्रोल, इन सब में हेल्प देता है। उसके बाद ये आप देखें पेरिफेरल नर्व सिस्टम, ये मेडुला ऑब्लंगेटा जो कि ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सिंध से बिलोंग करते हैं, फेडरल से हैं, केपीके से या बलोचिस्तान से, सारे बच्चे यहाँ से अपनी तालीम को हासिल कर सकते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ मिलते रहते हैं। हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है टीच दुआ बायोलॉजी, उसे भी सपोर्ट कीजिएगा और डियर दुआ को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, अचानक से होने वाले एक्शन। मैंने आपसे एक सवाल किया था कि बच्चों बताएं कोई ऐसा काम है जो ब्रेन के पूछे बिना हो। ऐसा कुछ भी नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, लेकिन एक काम है जिसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। बच्चों ये हमें जल्दी देने वाला रिस्पॉन्स होता है, लेकिन ब्रेन के अंदर काफी काम होते हैं, उसके बाद ब्रेन रिस्पॉन्स करता है। अगर ऐसा हो तो हमारा पूरा हाथ जल के नीचे गिर जाए। इस वजह से स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये ब्रेन के हाथ में ये वाला काम नहीं होता, ये हमारे स्पाइनल कोड के हाथ में होता है। ये सवाल अक्सर बनते हैं इसमें से कि बच्चे तो सोचते हैं कि जो सारा काम है वो आपका कौन करता है, ब्रेन करता है। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपके ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होते। ये वाली चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। इसके बाद अगर हम देखें तो रिफ्लेक्स एक्शन ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंटरी रेस्पॉन्स होते हैं, जो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, जो किसी भी इंसान के कंट्रोल में नहीं होते। जब स्टिमुलस कैरी होता है विदाउट एनी कॉन्शियस कंट्रोल, ये कॉन्शियस कंट्रोल के बिना ही स्टिमुलस कैरी होता है, ये विदाउट ब्रेन को बताया ही ये उसी वक्त क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। जैसा कि टच हॉट ऑब्जेक्ट, जैसा कि हम गर्म चीज को हाथ लगा लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर एक कैंडल जल रही थी फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं ही थी, मैम टीच दुआ ही थी यहाँ पर। वो क्या कर रही थी, मोबाइल के अंदर बच्चों के एमसीक्यूज बना रही थी। अचानक से किसी चीज में मेरा पाँव लगा और मेरा हाथ जाके मोमबत्ती को लग गया। ये कौन है, मैम टीच दुआ का हाथ है। तो ये जाके कैंडल को लग गया। थोड़ी देर तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, लेकिन उसी वक्त मुझे पता चल जाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन होगा। मेरा स्पाइनल कोड बोलेगा यहाँ से हाथ हटाओ, मैम टीच दुआ यहाँ से हाथ हटाओ वरना तुम्हारा हाथ जल जाएगा, वरना तुम्हारा हाथ जल जाएगा। क्या होता है कि जल्दी जल्दी जो रिसेप्टर है वो सेंसरी न्यूरॉन के पास जाता है, फिर जो सेंसरी न्यूरॉन है वो जाता है इंटर न्यूरॉन के पास। इंटर न्यूरॉन क्या करता है, वहां पर उसी का डिसीजन को बनाता है। पूछा जा सकता है डिसीजन मेकिंग कौन है, वो इंटर न्यूरॉन है। उसके बाद इंटर न्यूरॉन जाता है मोटर न्यूरॉन के बाद, मोटर न्यूरॉन आगे रेस्पॉन्स देता है इफेक्टर के बाद। इफेक्टर बोलता है मसल को और ग्लैंड को भाई हाथ उठाओ नहीं तो पूरी हो जाएगी तू मैम टीच दुआ। तो याद रखिएगा मसल ग्लैंड को रेस्पॉन्स देता है और उसी वक्त हम उस चीज से अपने हाथ को हटा लेते हैं। अगर अपने हाथ को हम ना हटाएं तो हमारा पूरा हाथ जल जाए। जब तक ब्रेन रेस्पॉन्स देता है तब तक हम खत्म ही हो जाते हैं। तो ये कौन रेस्पॉन्स करता है, रिफ्लेक्स एक्शन करता है, एक स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क एक न्यूट्रल पाथवे होता है रिफ्लेक्स एक्शन ऑकर, एक न्यूट्रल पाथवे होता है जहां पर क्या होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, अकर होता है। सही, ये चीज भी इसमें भी ऐसा ही होता है कि जो रिसेप्टर है वो अपने रेस्पॉन्स लेकर जाता है सेंसरी न्यूरॉन तक, फिर सेंसरी न्यूरॉन आगे अपना लेकर जाते हैं इंटर न्यूरॉन पर। इंटर न्यूरॉन वहां पर उसी वक्त क्या बनाता है, डिसीजन बनाता है कि अब को क्या करना है आगे। फिर वो देता है मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन आगे देता है इफेक्टर को, और फिर जो इफेक्टर है वो आगे क्या शो करता है, आपका रेस्पॉन्स शो करता है। ये वाली चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके टेस्ट के अंदर स्टूडेंट्स आ सकती है। क्लियर हो गया। अब इसमें से स्टूडेंट एमसीक्यूज के आएंगे, इसमें से एमसीक्यूज क्या आएंगे। पूछा जा सकता है कि रिफ्लेक्स एक्शन किसके कंट्रोल में होता है, ए
ब्रेन के कंट्रोल में होता है, बी स्पाइनल कॉर्ड के, सी दोनों के कंट्रोल में भी दिया जा सकता है। वैसे तो यही एमसीक्यूज आ जाता है, ये नन। याद रखिएगा, रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। वैसे ये एमसीक्यूज लास्ट में आएगा, लिख कर ले लें, रिटिन करवा ले मुझसे, ये एमसीक्यूज लास्ट में आएगा, स्टूडेंट गौर से देखिएगा। और इसकी एग्जाम्पल आ सकती है रिफ्लेक्स एक्शन की, से टच हॉट ऑब्जेक्ट, या अचानक से आप छुरी से आपका हाथ कट जाता है, आप उसी वक्त छुरी हटा लेते हैं। जैसे तो किसी किसी का सर भी कोई पाड़ने आ जाता है दुश्मनी की वजह से, तो दुश्मनी में अपने ही अपनों को मार देते हैं। जैसे कि एक हादसा हुआ था जिसके अंदर एक चाचा था, उसका जो भाई था ना बड़ा, वो मर चुका था उन बच्चों का, तो वो गए थे चाइना कमाने के लिए, तो बहुत ज्यादा अमीर हो गए माशाल्लाह, उन्होंने शादियां कर ली, उनके बच्चे हो गए। सो स्टूडेंट, जब वो चाचा ने बुलाया, काफी साल हो गए, उन्होंने बोला हम मिले नहीं, तो वो गए उनके घर। एक भाई बाहर गया था सामान निकालने के लिए, तो 3 अंदर थे, तो चाचू के तीनों बेटे ने तीनों को मार दिया, उन भाइयों को। चौथा जैसे ही अंदर आया, उसकी माँ बेहोश पड़ी हुई थी, तो उस वक्त वो सारे भाग गए थे, सो वो अकेला बचा था। क्या था? पैसों की दुश्मनी की वजह से। वही माँ के सामने तीनों उसके लाल को मार दिया। क्या था? अपना ही खून ने अपने आप को, अपनों को मार दिया। किसकी वजह से? पैसों की वजह से। आजकल काफी ज्यादा चीजें होती हैं, लेकिन उनका कोई इंसाफ नहीं होता, आप लोगों को पता होगा। तो बी प्रिपेशन गर्ल, आपने अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना है। बी पेशेंट, प्रोटेक्ट करें खुद को, हर एक काम से प्रोटेक्ट करें। अगर आप लोगों ने अपना नाम बनाना है, सो आप लोगों ने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। आयतल कुर्सी पढ़ते रहना है, अपने ऊपर 4 कुल लाजमी पढ़ने हैं। सो अपने आप को प्रोटेक्ट करती रहें आप लोग, अगर आप आगे बढ़ना चाहती हैं। क्लियर है माय गर्ल्स? बॉयज तो माशाल्लाह पढ़ ही लेंगे, ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही था, क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि अब हमारी एमडी गेट की जर्नी कंप्लीट हो गई है। हमने आप लोगों के लिए 16 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। सो गर्ल्स भी होंगी, बॉयज भी होंगे, बेस्ट ऑफ लक माय एमडी गेट एक्सपेरिटीज, इससे बाहर आपकी कोई चीज नहीं आएगी। सो ये थी मेरी आप लोगों के साथ बहुत अच्छी यादें, बहुत अच्छी जर्नी रही मेरी आप लोगों के साथ। मुझे बहुत मजा आया पढ़ाने में, मैंने भी काफी चीजें इसमें से सीखी, क्योंकि मैंने चाही कि आप लोगों को मैं ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सकूं, और आप लोगों के लिए ऐसे ही काम करती रहूं। इंशाल्लाह आप लोग जरूर बायोलॉजी में टॉप करेंगे और मुझे हमेशा याद रखेंगे। और स्टूडेंट्स, हमने इनहेरिटेंस का चैप्टर इस जर्नी से पहले ही पढ़ा दिया था, सो फिर हम उसको नहीं पढ़ा रहे। आपने वही लेक्चर मैं प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूं, क्योंकि वो मैंने डिटेल में पढ़ा हुआ था पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इनहेरिटेंस आपने वहां से पढ़ लेना है। सो सही है, आज हमारी जर्नी मेरे बच्चे हो गई है कंप्लीट। हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, वो फ्रेंड्स जो आपके फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका भी फायदा करें, लिंक शेयर करें अपने ग्रुप्स में, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करें। हमने आप लोग के लिए बहुत मेहनत की है। ये जिस कमरे में मैं पढ़ाती हूँ, यहाँ पर मैं फैन भी नहीं चलाती। क्यों नहीं चलाती? ताकि आप लोगों को आवाज ना है और आपके कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही बिल्ड होते जाएं। तो ज्यादा से ज्यादा आपने सपोर्ट करनी है। गर्ल्स से यही रिक्वेस्ट है, कामयाबी की तरफ फोकस करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करती रहें आप लोग। और बॉयज, आप लोगों से मुझे यही कहना है, सिर्फ अपने कैरियर पर फिलहाल फोकस करें। कैरियर बनाने के बाद आप लोगों के पास बहुत सारे मौके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने पेरेंट्स को अपनी कामयाबी जल्दी आप लोग सिखाएं, जैसा कि ये जर्नी आप लोगों को हमेशा याद रहेगी। और इसी दुआ में मेरी के साथ आप एमडी गेट की सीट को ले सकें। तो चले माय स्टूडेंट्स, अब मिलेंगे। अगर आप चाहेंगे आपको फिजिक्स पढ़ाई जाए, केमिस्ट्री, आप लोगों ने जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर ये सब्जेक्ट्स को बताना है। तो नेक्स्ट जर्नी भी हम मिलेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं।